नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। व्यक्ति जीवन में नित नई परेशानियों का सामना करता है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सिर पर आ पड़ती है। ऐसे में माना जाता है कि हमारी समस्याओं का संबंध हमारे घर, दुकान, फैक्ट्री के वास्तु से हो सकता है। जी हाँ, अगर घर, दुकान, फैक्ट्री का वास्तु ठीक नहीं तो लाइफ भी ठीक नहीं। इसलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि घर या दुकान के लिए जमीन खरीदते वक्त और बनवाते समय किन वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। घर बनता है ईंट, सीमेंट और चूने से, लेकिन मिट्टी से मिलती है सुख शांति। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सुख, समृद्धि और शांति का रहस्य। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 10 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। 15 जनवरी गुरुवार का दिन है। इस तिथि में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, जिसे हम पोंगल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद 16 जनवरी शुक्रवार को षटतिला एकादशी की तिथि पड़ने वाली है। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहता है उनका साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता आपको प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। प्रेमीजनों और प्रियजन व्यक्तियों के साथ उनका सानिध्य मिलेगा, उनसे मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शेयर, सट्टे इत्यादि में यदि आप पैसा लगाते हैं तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। इस समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा असंतुलित व्यवहार भी आपकी तरफ से हो सकता है, तो अपने व्यवहार को, अपनी मानसिकता को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन यदि आप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती आपको नित्य प्रति करना बहुत ही शुभ फल देगा। आपको बहुत चिंता करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह किए गए कार्य में आपको यश, कीर्ति और सफलता सभी प्रकार से मिलने वाले हैं। ऐसा आपकी राशि के नक्षत्र और लक्षण कहते हैं। परिवार में मेलजोल बना रहने वाला है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता बहुत अधिक रहने वाली है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की जरूरत है। नौकरी में आपके साथी कर्मचारी, आपके जो सहयोगी हैं, वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे आपके साथ। नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ और सहयोग मिलने वाला है। काम में ही धन खर्च होगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की पराजय निश्चित है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। इस आगामी हफ्ते को शुभ बनाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ यदि आप नियमित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार के पुराने वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को आपको छेड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़े विलंब या अवरोध के बाद आप निर्धारित रूप से कार्य को पूरा करके लाभ ले सकते हैं। आर्थिक आयोजन सफल कर सकेंगे। मिष्ठान भोजन का संयोग आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन अध्यापन के लिए यह सप्ताह मध्यम कहा जा सकता है। आपको पढ़ाई में थोड़ा और कंसंट्रेशन और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। स्नेहीजनों और मित्रजनों के साथ मुलाकात से आनंद प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में अनुकूलता का वातावरण रहेगा। आय में वृद्धि होगी। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए गणपति पूजन करें, इससे आपका हफ्ता बहुत अच्छा बन सकता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं।
चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे और कुटुंबजन, मित्र और सगे संबंधी उसमें आपके सहभागी बन सकते हैं। भेंट, उपहार, सौगात, सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होगी। स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने जाने का कोई कार्यक्रम आप बना सकते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। मांगलिक अवसरों में उपस्थित होने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आनंददायक प्रवास हो सकता है, कहीं बाहर रहना हो सकता है। धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आप कर पाएंगे। माँ पार्वती की पूजा आराधना इस हफ्ते में आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकती है, तो आप माता पार्वती की पूजा आराधना करें। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी स्थिति में भोजन अथवा माँ अन्नपूर्णा का अनादर आपसे ना हो जाए। चलिए तो अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। गलतफहमी पैदा ना हो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके बात करने का तरीका ऐसा हो कि आपकी बात से किसी को कोई संदेह ना रह जाए, कोई गलतफहमी की गुंजाइश ना रह जाए। इस पूरे हफ्ते को शुभ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का रोज नियमित 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और आगामी हफ्ते में आपको अपनी तरफ से ये भी प्रयास रखना चाहिए कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप स्वयं को बचा सकें, क्योंकि इसका प्रयोग आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभता को जन्म दे सकता है। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ के मामलों में परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी आपकी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ का अवसर प्राप्त होने वाला है, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति प्राप्त होगी। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन हो सकता है। स्त्री मित्र विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। संतान के मामले में आपको कुछ शुभ समाचार मिले। आप अपने बच्चों से कुछ उम्मीद करते थे, कुछ अच्छा परफॉर्म वो करें, तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस आगामी हफ्ते को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आपके हफ्ते को सफल और शुभ बनाएगी। क्रोध और उत्तेजना से यानी गुस्से से आपको इस हफ्ते में बचना बहुत आवश्यक होगा। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में आप अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस समय में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो ऐसे लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। आगामी हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना यदि आप करें तो इससे आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों अथवा अपने वरिष्ठजनों का अपमान आपसे ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय में नकारात्मक पहलुओं का आप अनुभव कर सकते हैं, यानी जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष होगा, नेगेटिविटी आपको फील होगी। थकान और आलस्य के कारण आपकी अपने अंदर जो है स्फूर्ति का अभाव रह सकता है, शुभ ऊर्जा का थोड़ा सा अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं आपको सताए करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह देता हूं आपको। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के समाचार प्राप्त हो सकते हैं। उनके सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। संतान के संबंध में चिंता आपके ऊपर हावी रहने वाले। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के आप थोड़ा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता देगी। आपको अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास यदि आपसे सहायता मांगने आए तो उसे आपको मना नहीं करना चाहिए। यथासंभव यथा सामर्थ्य जैसी भी आपकी क्षमता है उसकी सहायता अपनी तरफ से अवश्य करिए।
चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, वरना अनर्थ की स्थिति समक्ष आ सकती है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। मानसिक व्यग्रता का आप अनुभव कर सकते हैं। खर्च में वृद्धि होगी। गलत मित्रों की संगति से यानी कुसंगति आपको कुमार्ग पर न ले जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस आगामी हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और गलत मित्रों की संगत से दूर रहें। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की आने वाली अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके विचार व्यवहार में भावुकता विशेष मात्रा में रहने वाली है। फिर भी आप परिवारजनों और मित्रों के साथ खुशीपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होगी। दलाली, ब्याज, कमीशन से इस तरीके के काम करने वाले लोगों से को उनके अपने आय में वृद्धि का अनुभव होगा। भागीदारी में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए शुभ होगा। सार्वजनिक जीवन में आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे भी संयोग बनते हैं। यात्रा, देशाटन की स्थिति संभावना आपके लिए बनती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित और अनियमित मत करिए। जो आपकी एक सेट रूटीन है उसी को फॉलो करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग, महादेव की कृपा से आप तन और मन से स्वस्थ, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेंगे। परिवारजनों के साथ पारिवारिक विषयों में आप चर्चा कर सकेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है आपके लिए। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। भाग्य वृद्धि का योग आपके लिए बनता है। भाई बंधुओं का सहयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होने वाला है। प्रिय व्यक्ति के साथ सार्वजनिक मान सम्मान मिले, उनका साथ मिले, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी तथा प्रतिस्पर्धियों को आप परास्त कर सकते हैं। अपने शत्रुओं को आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए महादेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की शंकर भगवान की पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके साप्ताहिक सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत ज्यादा भावुक यानी इमोशनल रहने वाले हैं। इसीलिए किसी के जरा से कुछ बोल देने से भी, कुछ कह देने से भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। माताजी के स्वास्थ्य की चिंताएं भी आपको परेशान किया करेंगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना इस समय में सही नहीं होगा, वो निर्णय गलत हो सकता है। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होने की स्थिति आपके समक्ष रहेगी। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपके लिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय होगा आपके लिए। अपने कार्य में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे घर बनवाते समय ध्यान रखने योग्य वास्तु नियम। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब हम लोग भवन निर्माण करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों आवश्यक है मिट्टी और जमीन की जांच करना मकान बनवाने से पहले, ये बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग जानने वाले हैं कि मुख्य द्वार से कैसे जुड़े हैं आपकी समृद्धि और खुशहाली के तार। लेकिन इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे कि मकान या फैक्ट्री इत्यादि बनाने से पहले, या कोई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले उस जमीन की, भूमि की जांच वास्तु के अनुसार क्यों करानी चाहिए।
वास्तु विज्ञान के अनुसार जमीन खरीदना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है, उतनी ही आवश्यकता होती है उस जमीन की वास्तु अनुसार धार्मिक प्रक्रिया से विधि विधान के अनुसार उसकी जांच करना। जमीन की दिशा सही हो, सबसे पहले तो यही देखना होता है कि डायरेक्शंस क्या है, और डायरेक्शन उत्तर पूर्व तो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं, लेकिन ये दिशा का निर्धारण व्यक्ति जो खरीद रहा है, जो भूस्वामी होने जा रहा है, उसकी कुंडली से भी निर्भर करता है। खासतौर पर अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा योग है, मुझे लाख प्रयास के बावजूद भी उत्तर और पूर्व दिशा की भूमि मिल ही नहीं पाती। मुझे अगर घर या मकान मिलता भी है तो वो पश्चिम मुखी मिलता है, क्योंकि मेरी कुंडली का ऐसा योग है। तो इस प्रकार जमीन की दिशा तो आवश्यक है, जमीन की दिशा सही हो, लेकिन जमीन दोषपूर्ण हो तो ऐसे में मकान या फैक्ट्री में सुख और लाभ की बजाय कष्ट और हानि मनुष्य को, परिवार को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर जो कुछ भी होगा उसका दोष जो है आपको जरूर मिलेगा। दोषपूर्ण जमीन में निर्माण कार्य करवाते समय बार बार बाधा आती है। जो व्यक्ति मकान या फैक्ट्री बनवा रहा होता है उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है एवं आर्थिक परेशानियां सामने आने लगती हैं। कई बार दोषयुक्त जमीन पर निर्माण कार्य करवाते समय समस्या नहीं आती, लेकिन बाद में इसका दुष्प्रभाव उनके सामने आता है। हो सकता है उस दौरान हमारे ग्रह योग अच्छे चल रहे हो, उस दौरान हमें कोई परेशानी ना हो, निर्माण कार्य निर्बाध रूप से पूरा भी हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद आपके लिए बहुत विकट स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए जमीन की जांच एवं वास्तु शांति कराना निर्माण कार्य के पहले और निर्माण कार्य के बाद ये बहुत आवश्यक होता है। नींव पूजा इसीलिए कराई जाती है। तो किस प्रकार दोषपूर्ण जमीन होती है और दोषपूर्ण जमीन हो तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आइए इस बात को जानते हैं। अगर जमीन में किसी मनुष्य अथवा पशु का कंकाल दबा हो, ऐसे में दबा होने पर उस जमीन पर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई हो या किसी जानवर को पहले वहां पर गाड़ दिया गया हो, उसको वहां पे दफना दिया गया हो, तो उस जमीन को दोषी माना जाता है, जमीन स्वतः ही दोषपूर्ण हो जाती है। रजस्वला स्त्री का रक्त से सना वस्त्र जमीन में दबा होने पर या किसी व्यक्ति का मृतक संस्कार होने पर जमीन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और शल्य को निर्धारित करने का वास्तु में कई तरीके का उसमें विभेद है, कई प्रकार के उसके स्तर बताए गए हैं, कई प्रकार के उसके चरण बताए गए हैं, किस तरीके के दोष होते हैं। इस प्रकार से ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इसका प्रभाव 2 मंजिल तक अवश्य रहता है, यानी अगर आप प्रथम 2 तलों पर रह रहे हो तो इसका दुष्प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो शल्य की हड्डी की बात आ गई, लेकिन जमीन में जो भी चीज गड़ी होती है वास्तु शास्त्र की भाषा में उसे शल्य दोष ही कहा जाता है। अगर वहां कोई कपड़ा खोदते समय, निर्माण करते समय कोई कपड़ा मिले तो भी शल्य कहा जाता है, अगर कोई पत्थर इत्यादि मिलता है तो भी शल्य कहा जाता है। और इसके जो दोष हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कपड़ा मिलने का अलग प्रकार है, मनुष्य का या किसी जानवर का बाल मिले, उनकी खाल मिले, उसके अलग दोष लगते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके दोष होते हैं। लकड़ी अगर जमीन से निकलती है तो उसका अलग दोष है, पत्थर निकलता है तो अलग दोष है, अगर जमीन से पानी निकलता है तो अलग दोष है, जमीन में अगर आप निर्माण कर रहे हैं वहां पर आपको राख मिलती है तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग विभक्ति हैं इन दोषों के, इनके प्रभावों के। दोषयुक्त जमीन का प्रभाव क्या होता है, आइए हम लोग कुल मिलाकर के अगर इनमें से किसी भी प्रकार का कोई शल्य है, कोई भी दोष है, तो इसका क्या प्रभाव होता है ये जानते हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि गृह निर्माण कार्य को आरंभ करने पर मकान बनवाने वाले व्यक्ति के शरीर में अगर खुजलाहट होने लगे, ऐसा उससे आपको ऐसा समझना चाहिए कि वास्तु दोष से आप पीड़ित हो चुके हैं। आपके जमीन में, आपके घर में वास्तु देवता का कोई ना कोई दोष है जिसके चलते आपको स्किन एलर्जी शुरू हो गई और आगे यही चल करके कोई गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। भवन निर्माण आरंभ करते ही उस घर में जब आप रहने लगे, उस घर में जाने के तुरंत बाद नौकरी अथवा व्यापार में आपको बड़ी हानि हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये भी दोषपूर्ण जमीन के एक संकेत समझने चाहिए। तो इस प्रकार अब आपको मैं बताता हूं कि किस दिशा में क्या दोष है, उसके अनुसार आप क्या समझ सकते हैं और किस प्रकार से आपको उसका निदान करना चाहिए।
किस दिशा में क्या दोष है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा में किसी मनुष्य की यदि आपको हड्डियां मिलती हैं, मनुष्य की हड्डी होने पर गृह प्रवेश के 2 से 3 वर्ष के भीतर परिवार के किसी सदस्य पर गंभीर आपदा आ सकती है। दक्षिण और पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आग्नेय कोण में अगर हड्डी मिलती है तो सरकारी मामलों में व्यक्ति उलझ सकता है, परेशान हो सकता है। दक्षिण दिशा में दोष होने पर गंभीर रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं या परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे घिर सकता है। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर दोष हो, ऐसे में संतान के लिए ये बहुत कष्टकारी माना गया है और जो परिवार का भवन का जो स्वामी है, जो संपत्ति का मालिक है, उसके ऊपर भी नाना प्रकार की विपदाएं आती हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो पूरे परिवार के स्थायित्व से जुड़ा होता है और अगर परिवार का स्वामी ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो निश्चित ही पूरे परिवार की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। उत्तर दिशा में दोष होने पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का मत है। उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में अगर किसी भी प्रकार का दोष होता है, कोई शल्य वहां पाया जाता है, तो इससे संपत्ति की हानि समझना चाहिए, संपत्ति की हानि होती है। भूमि के मध्य भाग में यानी ब्रह्म स्थान में अगर ऐसा कोई दोष होता है, शल्य से संबंधित कोई दोष होता है, तो पूरे परिवार पर संकट आता है। तो अब बात आती है कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, आपको भवन निर्माण करना है और उसके अंदर क्या है आपको नहीं मालूम, किस प्रकार आप उसके दोष से मुक्ति पाएं, तो वास्तुशास्त्र में इसका बहुत अच्छा, बहुत सरल सा समाधान बताया गया है। वास्तुशास्त्र तो कहता है कि जिस भी भवन स्वामी के नाम पर यह जमीन खरीदी गई, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन खरीदी गई, उसकी कुल लंबाई के बराबर पूरी जमीन, पूरे प्लॉट में से उसकी पूरी लंबाई के बराबर उस अनुपात में आप मिट्टी खुदवा दीजिए, उसको कहीं बाहर फेंकवा दीजिए। पीली साफ जो खेती वाली मिट्टी होती है उससे आप अपनी पूरी जमीन की भराई कराएं और उसके बाद आप निर्माण कार्य करें। आपसे पहले उस जमीन का कोई भी इतिहास रहा हो, वहां शमशान ही क्यों ना रहा हो, लोगों के शव ही क्यों ना जलाए जाते हो, इस उपाय को कर देने से वो दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि पूरी, अगर मान लीजिए प्लॉट बड़ा है तो पूरी मिट्टी खुदवाने में भी आज के समय में महंगाई का दौर है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी एक समाधान है। उसके लिए समाधान ये है कि उसी प्रॉपर्टी के ओनर की साइज का, उसी की हाइट का एक अंदाज ले लीजिए कि 6 फीट की हाइट होती है मनुष्य की, तो 6 फीट की हाइट लेकर के चारों कोने से और ब्रह्म स्थान से आप मिट्टी खुदवा दें और उसमें पीली मिट्टी भरवा दें। इतना तो कोई भी कर सकता है अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उस जमीन में किसी भी प्रकार का शल्य होगा, कोई दोष होगा, वह दोष आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से मुख्य द्वार से जुड़ी हुई है हमारी समृद्धि और खुशहाली, कैसे इसके तार हमारी समृद्धि से जुड़ते हैं, मेन एंट्रेंस क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। मकान बनवाने या घर खरीदने जा रहे हैं तो मुख्य द्वार की दिशा का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे का प्रभाव घर में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। अगर दरवाजा गलत दिशा में हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार यानी जल्दी उन्नति के द्वार होते हैं ये, तो आइए जानते हैं। जल्दी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति लोगों को अपने घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। ये दिशा सूर्य के प्रभाव में होती है। मुख्य द्वार इस दिशा में होने पर घर में रहने वाले लोगों को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जावान रहते हैं तथा उनकी सोच हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहती है। इसका शुभ प्रभाव उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होता है। अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बने रहते हैं। गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। सगे संबंधियों से लाभ मिलता है तथा बीमार कम पड़ते हैं। अब जान लेते हैं उत्तर दिशा में मुख्य द्वार होने से क्या प्रभाव होता है। ऐसा कहते हैं कि उत्तर दिशा में मुख्य द्वार हो तो लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। घर का मुख्य दरवाजा यदि उत्तर दिशा में होता है तो ऐसे में घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध, आध्यात्मिक बना होता है और ऐसे में घर में रहने वाले लोग बहुत धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, धर्मपरायण होते हैं। अचानक लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। तीर्थ इत्यादि की यात्राओं का संयोग इनको मिलता है। इन्हें यात्राओं से लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए उत्तर दिशा का प्रयोग हुआ। अब जानते हैं कि पश्चिम दिशा के क्या प्रभाव होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं कि पश्चिम दिशा का जो प्रवेश होता है वह उन्नति में बाधक होता है। पश्चिम दिशा को वायु तत्व की दिशा माना गया है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से घर में रहने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है, विचलित होता है। शनि के प्रभाव के कारण घर में रहने वाले लोगों को उन्नति के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। आपकी प्रगति जो है वो बहुत धीमी होती है।
तो ये तो रहा पश्चिम दिशा का प्रभाव। आइए जानते हैं दक्षिण दिशा के प्रभाव क्या होते हैं। दक्षिण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा का प्रवेश यानी दक्षिण मुखी मकान जो होता है वो बहुत कष्टकारी और अनिष्टकारी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण दिशा में हो तो ये बहुत ही खतरनाक माना गया है। इस दिशा का स्वामी यम देवता है। ऐसे मकान में रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और इन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इनके परिवार में खुशी, संपन्नता, मंगल प्रायोजन बहुत कम होते हैं। जिन लोगों के घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है उन्हें दोष से बचने के लिए मूंग की दाल, बकरी, काली टोपी, काली छतरी एवं मिट्टी के पात्र का दान किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। और जब भी आप घर बना रहे हो, खासतौर पर दरवाजों का निर्धारण करने के लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ कैलकुलेशंस बताए गए, कुछ योग बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप पूर्व दिशा में कहीं भी मकान बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ स्थान निश्चित है। हर दिशा में स्थान निश्चित है। अगर आपका दक्षिण मुखी प्लॉट है या पश्चिम मुखी प्लॉट है तो दक्षिण में जो उचित जगह बनती है, अगर आप वहां मकान बनाएंगे तो कह सकता हूं कि दक्षिण के अनिष्टकारी प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।